नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे वन रक्षक भर्ती का जो एग्जाम हुआ है 23 सितंबर को, उससे संभावित प्रश्न और उत्तर के बारे में। ये जो आंसर बताए जाएंगे ये संभावित आंसर रहेंगे जो किसी ऑथेंटिक बुक से ही रेफर किए गए रहेंगे। इसमें हम लोग तीन अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आएंगे। ठीक है, भूषण सर इसमें इंग्लिश पढ़ाएंगे, मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताऊंगा, कन्हई रुद्र सर जो है वो आपको बताएंगे मैथ्स के बारे में, साइंस का टॉपिक आएगा तो साइंस से रिलेटेड सर आएंगे। अलग अलग तरीके से आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपका तरीका क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, इसको बताएंगे। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पूछा गया है, पहले में दिया है कथन और दूसरा पूछा गया है उसका कारण। तो पहला कथन क्या बोल रहा है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ पर आक्रमण करने हेतु महाकौशल महाकांतर कलिंग के मार्ग को अपनाया था। कौन सा मार्ग को? कौशल और महाकांतर कलिंग के मार्ग को अपनाया था, जो कि सर्वथा सत्य है, बिल्कुल सत्य है ये। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा कारण क्या बोल रहा है, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में विद्यमान व्यापारिक केंद्रों को अधीन करने की समुद्रगुप्त की अभिलाषा थी। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन कथन ए का व्याख्या कारण नहीं कर रहा है। इस कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका एकदम एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि समुद्रगुप्त की अभिलाषा क्या थी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़। तो जब समुद्रगुप्त आया था तो समुद्रगुप्त भारत का पहला ऐसा शासक हुआ जो विश्व विजय का सपना देखा था। इसलिए समुद्रगुप्त जो है ये भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र है यहाँ पर अधिकार करना चाहता था। ठीक है, चाहे वो व्यापारिक मामले में हो, चाहे वो क्या मामले में हो, यहाँ के बंदरगाह के माध्यम से दूसरे देश में जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यही भारत का पहला ऐसा शासक हुआ जो भारत पर, संपूर्ण भारत के साथ साथ विश्व पर अधिकार करना चाहता था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ये जो कथन है ये तो सत्य है, लेकिन कारण की स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, दोनों कथन ए और आर सही है और सही व्याख्या है, व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों कथन सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सही है। इसमें क्या दिया गया है, सही है किंतु आर गलत है, आर भी सही है, ए गलत है किंतु आर सही है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें एक तरफ दिया हुआ है कंपनी का नाम और दूसरी तरफ दिया हुआ है उसका स्थापना वर्ष। जो एसी साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड अर्थात एसीसीएल है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 या 87 के दशक में, 1985 या 86 में इसका स्थापना माना जाता है। ठीक है, तो 1986-87 कहाँ है, ये देखिए 1986। दूसरा कौन सा है, बैलाडीला लाहौर खदान, बैलाडीला लाहौर खदान, ये 1988 में हुआ था। लेकिन ऑप्शन के मुताबिक यदि हम लोग आंसर देखें ये होना चाहिए 1968। ठीक है, उसके बाद एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी कोरबा का स्थापित किया गया 1978 में। उसके बाद बाल्को, बाल्को कब किया गया है, 1965 में। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखिए 4 के बाद क्या आना चाहिए, 1। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 4, उसके बाद 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिए इसको। छत्तीसगढ़ शासन के किस विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सुखद सहारा योजना प्रारंभ की गई है। ये कौन से विभाग द्वारा किया गया है, ये पूछा जा रहा है। अर्थात छत्तीसगढ़ में जो विधवा महिलाएं हैं या फिर ऐसी महिलाएं जिनका क्या हो गए हैं, अपने ससुराल से छूट गए हैं, उनको सुखद जीवन यापन करने के लिए सरकार के द्वारा कौन से विभाग के द्वारा योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम क्या है, सुखद सहारा योजना। तो ये योजना चलाई जा रही है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। तो ये आपका आंसर हो जाए कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुरुंग सिल्ली बांध इस नदी पर बना एक तटबंध बांध है। तो मुरुंग सिल्ली, इसको बताया था क्लास में, मुरुंग सिल्ली, सिल्ली से याद रखना सिलियारी नदी पर बना है, जो कि कैसा है, साइफन बांध है। एशिया का पहला साइफन बांध माना जाता है, साइफन बांध, जिसका निर्माण 1923 में हुआ था। ठीक है, जो कि पूर्णतः एक ब्रिटिश तकनीक पर आधारित बांध है, जो एशिया का पहला क्या है, साइफन बांध है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य में वन की स्थिति के संबंध में क्या सही नहीं है, यहीं पे पकड़ना है आपको। क्या सही है नहीं पूछा, क्या सही नहीं है पूछा है, सही नहीं है। तो कौन कौन सा सही नहीं है? आरक्षित वन 16.65% है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। संरक्षित वन बिल्कुल सही है। अवर्गीकृत वन कितना है, ये भी गलत है। कुल वन क्षेत्रफल का 44% वन क्षेत्र है, ये सही है, ठीक है। तो देखो इसमें गलत पूछा है, तो गलत कौन कौन सा काटे हैं? ए और सी। इसमें है ऑप्शन नंबर बी में आपको ए और सी देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1939 में संचालित बदराटोला जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के किस रियासत में संचालित हुई थी? तो याद रखना ये राजनांदगांव रियासत में संचालित हुई थी, ना कि छोई खदान में। छोई खदान में संचालित हुई थी, वो 1938 में हुई थी, ठीक है। बन जाएगा इसका क्या हो जाएगा? राजनांदगांव। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? ठीक है, कौन छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, ये पूछा गया है। चलिए देखते हैं। एक मिनट। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं रहे हैं? तो देखिए ये भी नहीं रहे हैं, ये भी नहीं रहे हैं, ठीक है। टी एस सिंहदेव, रामचंद्र सिंहदेव बिल्कुल नहीं रहे हैं, अमर अग्रवाल नहीं रहे हैं। अर्थात कोई भी इनमें से कोई भी क्या है? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। और पूछा क्या गया है? अध्यक्ष नहीं रहे। तो कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित जिलों को उनके गठन के अनुसार हमको जमाना है, ठीक है। तो पहले कौन सा जिला गठित किया गया था? पहले गठित किया गया था रायपुर जिला। पहले कौन सा? रायपुर जिला, ये 1962 में गठित किया गया था। उसके बाद कौन सा किया गया? ऑप्शन के मुताबिक देखिए तो राजनांदगांव कब किया गया है? 1973 में गठित किया गया है। तो आप दो ऑप्शन को बढ़ा के आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। पहला कौन सा? ई रायपुर। दूसरा कौन सा? राजनांदगांव। डी किसमें दिख रहा है? ई के बाद डी। ई दो में है, 3 में है। उसके बाद डी केवल और केवल एक ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। राजनांदगांव के बाद कौन सा बनाया गया था? ये बनाया गया था कांकेर, ठीक है। कांकेर के बाद कौन सा? बालोद, फिर बीजापुर। तो यह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कलचुरी शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें कलचुरी शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला कौन आएगा? पहला सब लोग जानते हैं, कलिंगराज इस वंश के क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। पहला कौन सा आ जाएगा? ए। पहला कौन सा आ जाएगा? ए। कौन से ऑप्शन में है? बी और डी में, 2 ऑप्शन में देखने को मिलेगा। दूसरा कौन आएगा? देखिए ये दूसरा लगा हुआ है, एक नाम ऐसा है जिसमें पहला लगा हुआ है, तो दूसरा कौन आएगा? डी। कौन आएगा? डी। पृथ्वीदेव प्रथम किसमें है? पहला है ए, उसके बाद डी। दूर पे यदि आपको आंसर पता चल रहा है तो इसका ऑटोमेटिक आंसर आ जा रहा है। ऐसे एग्जाम में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने 4 मार्च 1994 को मध्य प्रदेश सॉरी गलती से यहाँ पे हट गया है, मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ पृथक राज्य का संकल्प प्रस्तुत किया था। तो 4 मार्च 1994 को मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु संकल्प प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे गोपाल परमार, जो कि उस समय मालवा क्षेत्र के विधायक थे। मालवा क्षेत्र के विधायक थे। भाई विधानसभा में प्रस्तुत कर रहे हैं तो विधायक होंगे, तो किस क्षेत्र के? मालवा क्षेत्र के विधायक थे। और इनका जो पृथक छत्तीसगढ़ संकल्प जो प्रस्तुत किया गया था वो सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बन जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आप चेक करते जाइए कि आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है, ठीक है। आप क्लास में बने रहिएगा, आपको सारे आंसर बताए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्रसिद्ध लेखक श्री विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं का सही समूह है? तो विनोद कुमार जी की कौन कौन सी रचनाएं सही हैं? तो नौकर की कमी बिल्कुल उनकी रचना है। फिलेगा तो देखेंगे, ये भी उनकी रचना है। कविता से लंबी कविता, ये भी उनकी रचना है। जय हिंद, ये भी है। और
ये नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी नहीं है। कोई किसमें डी नहीं है? इसमें डी है, इसमें डी नहीं है, इसमें डी है, इसमें भी डी है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलाते हुए चलिएगा आपका कौन कौन सा आंसर सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन, मुख्य जनजाति एवं उनके प्रमुख जिला निवास के आधार पर जोड़ी बनाई, अर्थात कौन सी जनजाति कहां कहां पे निवास करती है। तो कौन जनजाति का मुख्य निवास माना जाता है? उड़ीसा से लगे हुए क्षेत्र, अर्थात क्या आ जाएगा? महासमुंद। परजा जनजाति का देखिए, इसमें परजा और परखान, परजा जो जनजाति है इसका निवास स्थान माना जाता है बस्तर साइड। इस यहाँ पे दो ऑप्शन देखिए, यदि इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है छोड़ दीजिए। बैगा जनजाति का निवास कहाँ पे माना जाता है? तो ये बिलासपुर में माना जाता है। और यहाँ पे एक और जनजाति है परधान जनजाति, इसका निवास स्थान भी बिलासपुर में माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के मुताबिक देखें तो पहला का क्या आना चाहिए? 4, पहला का 4 केवल और केवल एक ऑप्शन में दिया हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे आपको थोड़ा सा सतर्क होकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपालों की नियुक्ति का क्रम क्या है? राज्यपालों की नियुक्ति का क्रम क्या है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल बने थे वो DN सहाय, दिनेश नंदन सहाय। तो पहला क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दूसरा यदि देखिए, पहला ये बने हैं और लास्ट में आपके जानकारी में लास्ट में कौन बने थे? तो लास्ट में अनुसुईया उइके बनी है, ठीक है। तो पहला बी आएगा, उसके बाद लास्ट में कौन सा आएगा? ई आएगा। कौन से ऑप्शन में पहला बी और लास्ट में ई दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख सम्मान एवं उनके क्षेत्र आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? फिर से पूछा गया है, सही नहीं है, याद रखिएगा, सही नहीं है पूछा गया है। मिनी माता सम्मान महिला उत्थान में दिया जाता है, बिल्कुल सही है। गुंडाधुन सम्मान खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी सही है। यति रतनलाल सम्मान अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। किशोर साहू सम्मान साहित्य के क्षेत्र में नहीं बल्कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और गलत को ही पूछा है, सही नहीं मतलब कौन सा गलत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनजाति एवं उनके द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य से संबंध नहीं है, ठीक है। तो परघौनी नृत्य बैगा जनजाति करती है, बिल्कुल करती है। ककसार नृत्य उरांव जनजाति ककसार नृत्य नहीं करती है, ठीक है। ककसार नृत्य बस्तर संभाग में किया जाता है। तो ककसार नृत्य मुड़िया जनजाति, माड़िया जनजाति, अबुझ माड़िया जनजाति ककसार और ककसार नृत्य करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ककसार नृत्य। ये उरांव जनजाति जो है ये सरहुल नृत्य करते हैं, सरहुल नृत्य करेंगे, कर्मा नृत्य करेंगे। इनका मुख्य नृत्य कौन सा है? सरहुल नृत्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ सही है लिखा गया है जबकि सही नहीं है दिया गया है पेपर में, ठीक है। तो सही कौन सा नहीं है? याद रखिएगा, ककसार नृत्य किसके द्वारा नहीं किया जाता है? उरांव जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कथन और कारण। कथन और कारण को हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। कौन सा कारण कथन का और कारण का सही व्याख्या कर रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य भूमि की उर्वरता क्षमता कम हो रही, इसका कारण क्या दिया गया है? लोग रबी फसल के मौसम में भी धान बो रहे हैं, जो कि सर्वथा उपयुक्त कारण है, ठीक है। अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। बचपन में ही पढ़े थे हम लोग फसल चक्र, ठीक है। अलग अलग फसल को लगाने से फायदा क्या होता है कि जमीन की उर्वरता बनी रहती है। यदि आप एक ही फसल कंटिन्यू लगाते रहोगे तो जमीन का उपजाऊपन कम हो जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशीय शासकों द्वारा बस्तर जिले में निर्मित नारायणपाल मंदिर किस विकास खंड में स्थित है? ये आपको नारायणपाल मंदिर जो है ये लोहांडी गुड़ा विकास खंड में देखने को मिलेगा।
लोहांडीगुड़ा विकासखंड में आपको नारायण पाल मंदिर देखने को मिलेगा। अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया है, शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति समाज से हैं? तो ये विंध्यवार जनजाति समाज से हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं, जिनको फांसी कब दे दी गई थी? तो 10 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रतीक छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय का प्रमुख प्रतीक नहीं है? तो जैतखम ये है, भजन खम ये भी है, मोर मुकुट, जी हाँ मोर मुकुट लगाते हैं, और लाल वस्त्र नहीं, इन लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं। कौन सा वस्त्र धारण करते हैं? सफेद वस्त्र, ध्यान कीजिएगा, सफेद वस्त्र धारण करते हैं। कौन सा वस्त्र धारण करते हैं? सफेद वस्त्र। ये जो रामनामी है, कौन सा? रामनामी संप्रदाय, इसके जो संस्थापक हैं वो परशुराम जी माने जाते हैं। 1890 के दशक में 1890 के दशक में परशुराम जी ने रामनामी संप्रदाय का प्रारंभ किया था, शुभारंभ किया था। परशुराम जी ने रामनामी संप्रदाय की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियत निर्लार योजना संबंधित है। ये जो नियत निर्लार योजना है ये संबंधित है आपका गांव, आपका अच्छा गांव, आपका अच्छा स्कूल, आपका अच्छा अस्पताल, आपके गांव की अच्छी सड़क। ठीक है, इसमें सभी को समाहित किया गया है, लेकिन इसका मुख्य ध्येय क्या है? इसका मुख्य ध्येय है आपका अच्छा गांव, जो कि बीजापुर जिले के कुछ गांव से स्टार्ट किया गया था। कौन सा? नियत निर्लार योजना, जिसमें आपका अच्छा गांव कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है? 21 में आपको कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। कथन क्या आपको बोल रहा है? राजपुत्र, राजपुत्र का विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। राजपुत्र का विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। और यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कथन ये क्या है? सही है, कारण भी सही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 22 में सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो पृथ्वी किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है अवनी। ठीक है, अवनी। बादल को क्या कहा जाता है? बादल को कहा जाता है नीरज। तो देखिए, आप 1 2 मिला रहे हैं, तो पहला का क्या हो जाएगा? 3। पहला का क्या हो जाएगा? 3। केवल एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया गया है जिसमें क्या है? पहला का 3 जोड़ी मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होता है डर जाना, नहीं होता है, दुखद होना, नहीं होता है, बाधा दूर होना, बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ईर्ष्या से जलना। इसका सही आंसर हो जाएगा ईर्ष्या से जलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 24। जय का विलोम शब्द क्या होता है? जय का विलोम शब्द सब लोगों को पता होगा, पराजय होता है। ठीक है, क्या होता है? पराजय। कौन सा शब्द गुरु का अनिकार्थी नहीं है? ठीक है, गुरु का अनिकार्थी, एक तो गुरु का अनिकार्थी शब्द माना जाता है, अर्थ माना जाता है बृहस्पति को। ठीक है, और एक माना जाता है भारी को। इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं, वृक्ष और वाणी, जो गुरु के अनिकार्थी नहीं है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शन किसको लिया जाएगा? वाणी को लिया जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए मैं भूषण सर जी को बुलाना चाहूंगा, वो आके आपको इंग्लिश के डाउट्स क्लियर करेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन कराएंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, अभी हम देखने वाले हैं इंग्लिश के कुछ प्रश्न जो आपके वन रक्षक के एग्जाम्स में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फॉर द असर्शन एज एंड रीजन आर। ठीक है, तो क्या कहा गया है? पहले ये देखिए, एज में कहा गया है कोरोना इज अ फैटल डिसीज। कोरोना क्या है? एक घातक बीमारी है। ठीक है, फिर कहा गया रीजन कोरोना वायरस डैमेजेस रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ भाई बिल्कुल, जो कोरोना वायरस है उसने स्वतंत्र तंत्र को डैमेज किया है, इसलिए सभी ऑक्सीजन ढूंढते फिर रहे थे उस समय पे। क्लियर है बात? तो हमारा ए भी सही होगा और आर भी सही होगा, और आर आपके ए की सही व्याख्या भी कर रही है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर बोथ एज एंड आर द करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एज। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है? मैच द फॉलोइंग। क्या दिया है? मैच द फॉलोइंग, मतलब अपने को मिलान करना। वंस हस्बैंड और वाइफ, मतलब किसी के पति या पत्नी क्या कहलाएंगे? तो
स्पाउस, क्या कहलाता है? स्पाउस, ठीक है। पर्सन हु हेट्स वुमेन, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं को पसंद ना करता हो, उसे हम कहते हैं माइसोजेनिस्ट। क्या कहते हैं? माइसोजेनिस्ट। हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, जो कभी एल्कोहल नहीं पीता। भाई ऐसा नहीं है, टीटोटलर का हम दो मीनिंग ले सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो पहले अल्कोहल पीता था पर अभी नहीं पीता, या फिर किसी किसी ओकेजनली मौके पे पी लेता है, वो क्या कहलाता है? टीटोटलर कहलाता है। फिर आगे आते हैं डॉक्टर ट्रीटिंग आई डिफेक्ट, ठीक है, वह व्यक्ति जो आई को ट्रीट करता है, मतलब आंख को, तो उसे हम कहते हैं ऑक्यूलिस्ट। क्या कहते हैं? ऑक्यूलिस्ट कहते हैं, ऑप्टिशियन कहते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं उस बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक फिल करना है, और किससे? ए और एन से, मतलब ये है आपके एडजेक्टिव्स। आर्टिकल, माफ कीजिए, आर्टिकल क्वेश्चन। आई मेट डैश यूरोपियन, देखिए यहाँ पे आया है यूरोपियन, ये शुरू तो ई से हो रहा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं AEIOU, AEIOU, ये सारे क्या है? वॉवेल्स है, 5 वॉवेल्स है। लेकिन हमेशा जब भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं तो आपको पता है कि ए हम जनरली नॉर्मल पे यूज कर लेते हैं, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एन, एन हम यूज करते हैं उसके पहले, जिसके पहले क्या आता है? आर्टिकल आता हो। लेकिन यहीं पर भाई एक खेल है, ठीक है, आर्टिकल आता हो लेकिन वहां पर आर्टिकल आने से पहले उसका प्रोनाउंसिएशन देखना इंपॉर्टेंट है। क्या देखना इंपॉर्टेंट है? प्रोनाउंसिएशन, मतलब आपको देखना है कि उसका उच्चारण कैसे हो रहा है, उच्चारण कैसे हो। तो ये जो यूरोप है ना, आप यहाँ पे देखेंगे लिखा यूरोप है, शुरू ई से हुआ है, लेकिन उच्चारण में आप देखेंगे उच्चारण में या आ रहा है, या मतलब वाई, क्या आ रहा है? वाई। तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहाँ पर ए लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं। डैश यूनिवर्सिटी इज द प्लेस फॉर हायर स्टडीज। अब देखिए यूनिवर्सिटी, बस यहीं पे सेम कॉन्सेप्ट, शुरू यू से हो रहा है लेकिन हमारे जो प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तो यूनिवर्सिटी वाई से शुरू हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यू आर लेट बाय हाफ डैश आर, ये तो सबको पता है, हाफ एन आर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एच है, ये बल्कि वॉवेल नहीं है, क्या नहीं है? वॉवेल। लेकिन जब भी हम उच्चारण की बात करें, प्रोनाउंसिएशन की, तो इसको हम हावर नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं? आर। क्या पढ़ते हैं? आर, और उच्चारण ए का आता है। अगर हम उच्चारण की बात करें तो हमको लगता है कि साउंड ए से शुरू हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ही इज डैश एमएलए, माफ कीजिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, एमएलए। और ये एमएलए वाला ये क्वेश्चन तो बचपन से क्लास 10 8 से आ रहा है। एमएलए, एम, इसके उच्चारण में हम शुरू करें तो ए आता है, एम बोल के देखिए, एम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, ठीक है। तो पहले का क्या आएगा आपका? ए आएगा, दूसरे का आपका क्या आएगा? ए आएगा, और तीसरे का एन आएगा। पहला का ए, दूसरा का ए और एन, लास्ट आपका डी वाला सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे बात की जा रही है प्रीपोजिशन के बारे में। ही इज नॉट इन्वॉल्व डैश दिस मैटर। अब देखिए यहाँ पर हमें इन, ऑफ, फॉर और ऑन का यूज करना है। तो ही इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस मैटर, क्या आएगा यहाँ पर? इन, मतलब इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इन दिस मैटर, यहाँ पे इन आ जाएगा। आगे बढ़ते, आई एम प्राउड ऑफ, ये तो हमेशा कहने वाला है, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, ठीक है। दिस बॉय इज गुड डैश नथिंग फॉर नथिंग, किसी काम के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल किसी काम में अच्छा नहीं है, ठीक है। द रिजल्ट डिपेंड्स डैश योर एफर्ट्स ऑन योर एफर्ट्स, भाई ये जो रिजल्ट है ये तुम्हारे एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे हमारा पहला का हो जाएगा इन, दूसरे का हो जाएगा ऑफ, फर्स्ट का हमारा इन और दूसरे का हमारा ऑफ, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द लिस्ट गिवन बिलो। अब देखिए तो हमें एडजेक्टिव्स बताना है। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो क्या बताते हैं? हमें विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो पहला देखिए गुड, गुड हाँ अच्छा, ये विशेषता बता रहा है किसी भी चीज की, गुड बॉय। ग्रो, देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड ग्रो है ना इसे भी छोड़ दीजिए। फैट, फैट भी क्या बता रहा है? विशेषता, वह मोटा है पतला है। टॉल, वह लंबा है छोटा है, ये भी विशेषता बता रहा है। स्मॉल, वह छोटा। लेकिन जो ग्रो है ना, ग्रो ये वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है। वर्ब मतलब क्रिया। जो ग्रो है ना उसका मतलब होता है बढ़ना, मतलब कोई चीज का होना, तो वहां पर आएगा क्रिया। तो यहाँ पर ग्रो अलग है, बाकी सब क्या है? आपके एडजेक्टिव्स है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आपका AEBD, तो यहाँ पे AEBD आपका क्या है? एडजेक्टिव्स है। क्लियर है बात? ये वाला AEBD बी आंसर इसका बिल्कुल राइट है। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 छत्तीसगढ़ का है, ये आपको लोकेश सर समझाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ी भाषा के उद्भव का क्रम बताइए। ठीक है, पहला जो है वो आ जाएगा आपका वैदिक संस्कृति, पहला आ जाएगा सी, उसके बाद क्या आएगा? पहला सी। ठीक है, एक ही ऑप्शन में दिया है, उसके बाद ए। ठीक है, सी ए, कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले
वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, उसके बाद अर्धगामी हुआ, उसके बाद पूर्वी हिंदी और लास्ट में आपका छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, पदावनति शब्द का छत्तीसगढ़ी में प्रशासनिक शब्द क्या होगा? पदावनति मतलब पद में क्या हो जाना, अवनति मतलब कमी आ जाना, मतलब खाल्हे पद में चले जाना। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, खाल्हे पद। ठीक है, बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, कथन दिया हुआ है और उसका बहुवचन दिया हुआ है। एक वचन में क्या कहा जाता है, बछरू, और बहुवचन उसका क्या हुआ, गण बछरू, बहुतागण बछरू बोलते हैं। ठीक है, बड़ बछरू बोलते हैं, जमो बछरू बोलते हैं। तो इसका कथन ये भी सही है और बहुवचन जितना भी दिया हुआ है सब सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा लोकनाट्य छत्तीसगढ़ी से संबंधित नहीं है? क्या पूछा गया है, नहीं है। नहीं है वाला बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है इस एग्जाम में। तो कौन कौन सा नहीं है, तो डिडवा है, पंडवानी है, गम्मत है, यक्षगान। इसमें दो चीज कंफ्यूज कर रहा है, एक डिडवा दूसरा यक्षगान। तो यक्षगान आपको पता होगा ये छत्तीसगढ़ का नहीं कर्नाटक का क्या है, लोक नाट्य है। बन जाएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किस कवि ने कालिदास की मेघदूतम का अनुवाद छत्तीसगढ़ी में किया है? तो कालिदास की मेघदूतम का अनुवाद छत्तीसगढ़ी भाषा में करने वाले व्यक्ति हैं मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने मेघदूतम का अनुवाद छत्तीसगढ़ी में किया है। छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। आप इसका उच्चारण करके देखिए, काबर बिल्कुल प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, कारण, ये कारण बिल्कुल प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। काकर ये भी प्रश्नवाचक शब्द है, कतका ये भी प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तुत जनौला का सही उत्तर बूझिए। फूल फुलै रिंगी चिंगी, फर फरे लमडोरा। इसका सही आंसर हो जाएगा मुनगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मुनगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माता के परसे अड मेघा के बरसे किस कवि का हाना है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है ये अभी तक हम लोगों को पता नहीं चल पाया है। इसके बारे में हम लोगों ने सर्च किया था लेकिन इसका सही आंसर पता नहीं चला, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो लरिया कहां पे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है उड़ीसा से लगे हुए क्षेत्र में। उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र कौन सा है, महासमुंद। सरगुजिया ऑप्शन में दिया हुआ है, सरगुजा। ठीक है, तो पहला का क्या हो जाएगा 2, दूसरा का क्या हो जाएगा 4। पहला का 2, दूसरा का 4, पहला का 2, दूसरा का 4, 2 ऑप्शन में है। तीसरा बैगनी कौन लोग बोलते हैं? तो बैगनी कहां पे बोला जाता है, बालाघाट का वधा जहां पे बैगा लोग रहेंगे। सी का क्या हो जाएगा 1, सी का क्या हो जाएगा 1। पहला का क्या बोले थे, पहला का 2, दूसरा का 4, पहला का 2, दूसरा का 4, पहला का 2, दूसरा का 4 और तीसरा का क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये हमारे राजकीय गीत से संबंधित क्वेश्चन है। इसको ये जो क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए था कि छत्तीसगढ़ के राज्यगीत की पंक्तियों को क्रम में जमाइए। ठीक है, तो पहला क्या आता है, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार इंद्रावती है पखारे तोर पियत। पहला कौन सा आ जाएगा, पहला आ जाएगा ऑप्शन सी। पहला कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये पहला आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कौन सा आ जाएगा, तो दूसरा आ जाएगा आपका, देखिए इनमें पढ़ते जाइए, सोहे बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़ी। तो दूसरा कौन सा आ जाएगा, सोहे बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद सूरज चंदा बने तोर नैना। तो तीसरा कौन सा आ जाएगा, सूरज चंदा बने तो नैना। देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कौन सा, सी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद डी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी। उसके बाद अच्छा यहां तक तीनों दोनों में सेम है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोला गया है, रायपुर कन्या सही। ठीक है, उसके बाद अचरा तोर डुलावे पुरवैया। तो पहले आता है रायपुर कन्या सही घाट सुघर फब है अचरा तोर डुलावे पुरवैया। तो कौन सा आ जाएगा, ई। उसके बाद ठीक है, इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं
41वां क्वेश्चन, ठीक है, जो संविधान के हैं, क्या बोला गया है, भारत में राजनीतिक शक्ति निहित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उद्देशिका से उठाया गया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आप संविधान पहले ही खोलेंगे तो यह लाभ मिलेगा, जिसका आंसर है डी, भारत की जनता, ठीक है। जो राजनीतिक शक्ति होती है वो जनता में निहित होती है। इसके बाद क्या पूछा गया है, निम्न में से किस विचारधारा के गांधी जी समर्थन नहीं थे, ठीक है, इसमें इसका राष्ट्रीयकरण ऑप्शन होगा। उसके बाद क्या है क्वेश्चन हमारा 43, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन क्या बोला गया है, लोकसभा, तो लोकसभा में कितने होते हैं, 15, जैसे हमने क्लास में देखा था टोटल कितने होते हैं 22, जिसमें 15 लोकसभा होते हैं और 7 कितने होते हैं, राज्यसभा होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। राजनीतिक दल एक औपचारिक संगठन है, जबकि दबाव समूह अनौपचारिक संगठन होते हैं, एकदम सही है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, राजनीतिक दल निर्माण में भूमिका निभाते हैं, जबकि दबाव समूह स्वयं सरकार निर्माण में भूमिका नहीं निभाते, ठीक है। इसमें दोनों कथन हमारा सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अनौपचारिक संगठन है और, ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारा, सुमलित कीजिए। देखिए अगर मौलिक अधिकार एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसमें समानता का अधिकार 14 से, अगर आप इसको मिलाना चाहें तो देखिए ए समानता का अधिकार क्या है 14 से 18, ठीक है। तो अगर इसमें देखिए हम ए का एक कौन सा है, तो इसमें सीधा ही बी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, बाकी आप तो मिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती इसमें। इसके बाद हमारा कौन सा है, संविधान में किस समानता का आश्वासन नहीं देता। देखिए धर्मनिरपेक्षता भी हमने देखा था मौलिक अधिकार में, न्यायिक समानता की भी बात करता है, सामाजिक समानता की भी बात करता है, सिर्फ कौन से समानता की बात नहीं करता है, आर्थिक समानता की। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर संविधान से क्वेश्चन है यहाँ पे, अस्पृश्यता उन्मूलन। देखिए मौलिक अधिकार कितना इंपॉर्टेंट है, लगातार 3 क्वेश्चन आपके किससे आ गए, मौलिक अधिकार से, ठीक है। तो इसमें देखिए अस्पृश्यता उन्मूलन पूछा गया आपको, तो हमने देखा था कि कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 17 में, ठीक है। तो इससे मिला लीजिए 1 और 3, तो 1 और 3 में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी। अगर आपको स्टार्टिंग का ही पता था तो ये पूरा आंसर आपको मिल जाता। इसके बाद के क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, हिस्ट्री के लोकेश सर आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इतिहास के कुछ प्रश्नों की। देखिए पहला प्रश्न क्या है इतिहास में, इतिहास में पहला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे, सबको पता है चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे, महात्मा गांधी। चंपारण बिहार का एक जिला है, चंपारण क्या है, बिहार का एक जिला है। और ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह है, फर्स्ट सत्याग्रह। कहां पर, भारत में। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, और ये कब हुआ, तो 1917 में। कब हुआ, 1917 में। और ये किसके खिलाफ हुआ, तीन कठिया पद्धति। किसके खिलाफ, तीन कठिया पद्धति, जहां पर नील के विरोध में थे। किसके, नील की खेती के विरोध में थे किसान, और उनका साथ दिया किसने, गांधी जी ने। नील की खेती के विरोध में किसान थे, उनका साथ किसने दिया, महात्मा गांधी ने। और उसे कहा जाता है तीन कठिया पद्धति। ये कब हुआ, 1917 में। और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है कालाक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसमें दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ सन 1942 में। कब हुआ, 1942 में। स्वदेशी आंदोलन सन 1906 में। कब हुआ, 1906 में। जस्ट जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद 1906 के आसपास ये शुरू हो गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आपका शुरू हुआ 1920 में, ठीक है। और उसके बाद आपका शुरू हुआ नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह शुरू हुआ आपका 1930 में। क्लियर है बात। तो यहाँ पर आप क्रम देख ही सकते हैं कि भाई फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर पे आपका ये, थर्ड नंबर पे ये वाला, और फोर्थ नंबर पे आपका ये वाला। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बी और सी, बी और सी, बी सी डी ए, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सही है कहा गया है ना, तो सही है में देखते हैं पहला कथन क्या है। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने लोगों से न्यायपूर्ण बुरी प्रणाली के साथ सहयोग न करने का अनुरोध किया। बिल्कुल सही बात है, अनुरोध किया था भाई उन्होंने। ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को बुरा कहते हुए गांधी जी ने कानून के आतंक के भय को दूर कर दिया था, ये गलत बात है भाई। आइए ऑप्शन नंबर सी में, असहयोग आंदोलन के तहत गांधी जी ने लोगों से आपराधिक कानून को तोड़ने का अनुरोध किया। बिल्कुल सही है, आपराधिक कानून को तोड़ने का। तो ए और सी। अब देखते हैं डी क्या है, गांधी जी ने जेलों में महामहिम को होटल की संज्ञा दी। ये बिल्कुल गलत है भाई। ये जो कथन है ना, ये गांधी जी का ही कहा गया कथन है, लेकिन यहाँ नहीं, साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कहा था।
क्लियर है बात? तो हमारा यहाँ पर कौन सही हो जाएगा? आपका ए और सी। तो अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और सी। तो इसमें सी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? यहाँ पर देखिए, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर सबको पता है, शक संवत। क्या है? शक संवत, शक कैलेंडर। इसको बनाया था किसने पता है आपको? कनिष्क ने। किसने? कनिष्क। कनिष्क था कुषाण वंश का राजा। कौन से वंश का राजा था? कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। और ये जब कैलेंडर जारी किया कनिष्क ने, तो वो समय था 72 ईस्वी। कौन सा ईस्वी था? 72 ईस्वी में कनिष्क ने ये कैलेंडर जारी किया और यही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में माना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, अभिकथन। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर समान दिन और रात होते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथन कारण देखते हैं। सूर्य भूमध्य रेखा पर दोनों दिन सीधा चमकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? आपका ए और दो दोनों सही है और आपका जो आर है वो ए की व्याख्या करता है। क्लियर है बात? तो यहां पर आपका सही हो जाएगा, ये और आर दोनों सही है और ये वाला आपका पहला ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ से। अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ संबंधित है। इसके बारे में आपको रुकेश सर एकदम डिटेल में वर्णन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ के तातापानी को किस ऊर्जा केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का तातापानी जो है वो भूतापीय ऊर्जा के रूप में चिन्हित किया गया है, जो कि भारत का दूसरा और छत्तीसगढ़ का पहला भूतापीय ऊर्जा क्या होगा? केंद्र होगा। भारत का पहला कहां पे है ये आप कमेंट करके बताइएगा। छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात कौन से नदी से संबंधित है? इंद्रावती नदी से संबंधित है, जो कि छत्तीसगढ़ का ही नहीं पूरे भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संगमरमर एक है, मैदान, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, मैदान बिल्कुल नहीं होगा ये। ठीक है, झील ये भी नहीं होगा, समुद्र ये भी नहीं होगा, तो क्या बचा? चट्टान। तो संगमरमर एक क्या होता है? चट्टान होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है सीमा सड़क से। सीमा सड़क बोलता हूं जी, सॉरी, सड़क से। किससे संबंध है? सड़क से। ठीक है, सड़क ये जो है भारत के 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर या स्वर्णिम चतुर्भुज। सबसे ऊपर में देखें तो दिल्ली, उसके बाद इधर कौन सा हो जाएगा? कोलकाता, ये हो जाएगा आपका चेन्नई और ये हो जाएगा मुंबई। तो इन 4 महानगरों को जोड़ने के लिए ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है और ये कहलाता है स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, जिसमें NH2, NH4, NH8, NH5 रहता है। ठीक है, तो ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें जोड़ी मिलाना है, सही जोड़ी। कौन सा सही है? तो देखिए, मणिपुर का क्या होता है? मणिपुर का होता है इम्फाल। नागालैंड का क्या होता है? नागालैंड का होता है कोहिमा। तो यदि आपको 2 पता रहता तब भी इसका आंसर बन जाता। पहला का क्या होना चाहिए? मणिपुर का क्या होना चाहिए? 3। एक का क्या होना चाहिए? 3। केवल एक ऑप्शन में है। दूसरा क्या होना चाहिए? 4। ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा क्या होता है? त्रिपुरा का होता है अगरतला और मिजोरम का आइजोल। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद में वार्षिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? ये करता है वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वार्षिक बजट जो है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लाभदाता को किस आधार पर मापा जाता है? तो किस आधार पर मापा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 और 2। किसमें? ROE और ROA के आधार पर उनको मापा जाता है। किसमें दिया है? 1 और 2, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए था सबसे, क्योंकि देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? सही जोड़ी मिलाना है योजना और उसका जो है लॉन्च करने की तिथि।
तो आपको ये योजना तो पता ही होगा, स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा स्वच्छ भारत मिशन? ये कब चालू किया गया था? तो ये किया गया था 2014 को। कब किया गया था? 2014 को। जो जल जीवन मिशन योजना है ये कब चालू किया गया था? 15 अगस्त 2019 को चालू किया गया था, 15 अगस्त 2019 को। उसके बाद अमृत सरोवर मिशन योजना कब चालू किया गया था? 2022 में किया गया। ये तो जल दूत कौन सा? 2023। तो क्या हो जाएगा? JKLM कौन से ऑप्शन में है? अब 1 का J, उसके बाद KLM, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपका होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट करके बताइएगा, सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में किन बैंकों को शामिल किया गया है? तो अनुसूचित जो वाणिज्य बैंक है उनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक, तीनों को शामिल किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो जाएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सी भारतीय खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता ब्रॉन्ज पदक जीता था? तो ये बहुत चर्चा में थी, उनका नाम क्या था? मनु भाकर। मनु भाकर ने क्या किया था? 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। (2026) में होने वाला फीफा कप का आयोजन कौन से देश द्वारा कराया जाएगा? तो ये कनाडा के द्वारा, मैक्सिको के द्वारा, यूएसए के द्वारा, अर्थात उपरोक्त सभी के द्वारा मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत एवं साउथ अफ्रीका के मध्य, जिसमें भारत क्या रही? विजेता रही और साउथ अफ्रीका उप विजेता रही। अब आप कमेंट करके बताइएगा इसमें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज किसको दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में पेरिस में हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय दल को कितने पदक प्राप्त हुए थे? तो भारतीय दल को 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक प्राप्त हुए थे। रजत पदक लाने वाले कौन थे? आप कमेंट करके नाम बताइएगा, जो भाला फेंक से फेमस हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर उनका नाम भी आ गया, आप कमेंट करके बताइएगा कौन थे वो। ठीक है, विराट कोहली। इसमें व्यक्ति का नाम दिया है, उससे संबंधित खेल का नाम दिया है। तो विराट कोहली सबको ही जानते हैं, क्या क्रिकेटर हैं, क्या खेल को खेलते हैं? तो क्रिकेटर है, तो भारत के जाने माने, ठीक है, विश्व के जाने माने क्रिकेटर माने जाते हैं। कौन? विराट कोहली। उसके बाद अगला देखिए, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा क्या है? तो यही तो हैं जो किसमें आए? भाला फेंकने में उस्ताद हैं भारत के। पीटी उषा। पीटी उषा क्या है? धावक है। बचा कौन? गगन नारंग, ये क्या है? शूटर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला का देखिए, पहला का कौन सा आ रहा है? चौथा। ठीक है, दूसरा का कौन सा आ रहा है? दूसरा का आ रहा है, पहला का आ रहा है चौथा, सॉरी, पहला का आ रहा है तीसरा, माफ कीजिएगा, पहला का आ रहा है तीसरा, दूसरा का क्या आ रहा है? दूसरा का आ रहा है चौथा। तो कौन से ऑप्शन में है? तीसरा, उसके बाद चौथा, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है? देखिए, भारत रत्न सम्मान। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर क्षेत्र डिसाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल क्या है? ए सही है। केवल क्या है? ए सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। मैथ्स का क्वेश्चन आपको रुद्र से सॉल्व कराएंगे।
चलिए देखते हैं मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापक तथा लघुत्तम समापक क्रमशः 50 और 250 है। यदि पहली संख्या से 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 50 आता है, तो दूसरी संख्या क्या है? हम मानते हैं कि पहला जो संख्या है वो x है और दूसरा y है। अगर देखा जाए इसको तो इसका क्या गुणनफल क्या होता है? LCM और HCF के बराबर होता है। तो यहाँ दिया गया है कि पहला संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 50 आता है। तो माना कि पहला संख्या x है, इसको 2 से विभाजित करने पे क्या आता है? भागफल 50 आता है। तो वह संख्या हो जाएगा 50 गुणित 2, कितना आ जाएगा? 100। उसको इस इक्वेशन में रखते हैं। x की वैल्यू कितनी है? 100 है। इसको y, LCM कितना दिया है यहाँ पे? 250 और HCF दिया है 50। यहाँ से 100, यहाँ से 50, 2 बार में कट जाएगा। ये इससे 1, 2, 5 कट जाएगा। ये है आपका y की वैल्यू। तो ये आपको पूछा गया है और ये आपके आंसर सी में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चित्र में ए भी एक सरल रेखा है तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। कोई भी सरल रेखा है, जैसे कि ए और बी एक सरल रेखा है, ए और बी एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पे बना कोण क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री का रहता है। तो देखते हैं ए और बी में, तो अगर ये एक सरल रेखा है तो ये वाला कोण कितना होगा? 180 का होगा। तो देखते हैं 110 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू दिया है 180। 2x इक्वल टू 180, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस में। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 70 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 35। वैसे ही इस सरल रेखा के ऊपर देखते हैं। जैसे ऊपर क्या दिया है? y प्लस 50 डिग्री प्लस 3x इक्वल टू ऊपर भी क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू लाए हैं 35, तो यहाँ पे इसको पुट करते हैं। y 50 डिग्री 3x का हो जाएगा 35 इक्वल टू हो जाएगा 180। तो यहाँ y का वैल्यू आ जाएगा 50 प्लस 105 इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू यहाँ हो जाएगा, उधर क्या जाएगा? 180, यह हो जाएगा माइनस में 105 और माइनस में 50। तो y की वैल्यू हो जाएगी ये तो हो जाएगा 25। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? x और y। यहाँ x की वैल्यू है 35 और y की वैल्यू है 25। तो यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35 प्लस 25, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0, हासिल 1 5 3 6 70। आंसर में कहीं देखते हैं 70। अच्छा ये 60 होगा, ये वाला इसका है आंसर हो जाएगा। किसी क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ का प्रतिशत है। देखते हैं इसको। सीपी दिया है 4, क्या होता है सीपी? कॉस्ट प्राइस। यहीं पे सेलिंग प्राइस दिया है जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, दिया है 5। दोनों का अनुपात कितना है? सीपी बाई एसपी का अनुपात दिया है यहाँ पे 4:5। यदि कोई वस्तु हम लोग खरीदे हैं 4 रुपये में और बेचे उसको 5 रुपये में, तो 1 रुपये का फायदा हुआ है। तो यार लाभ को दिखेंगे हम लोग यहाँ पे लाभ, तो लाभ हुआ है हमको 1 यूनिट का। तो लाभ हुआ है 1 यूनिट का और किस पे हुआ है? ये हमको सीपी पे। सीपी मतलब है 4 परसेंट में निकालना है तो हमको यहाँ से 100% का गुणा करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 25%। 25% देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 25% है आपका सी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो त्रिभुज का परिमाप होगा। इसका भुजाओं का अनुपात देख रहे हैं 3 और 4 और 5, ये क्या है? डिफरेंट है। जहां भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है और उसका भुजाएं डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हीरोस फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें क्या देखते हैं? एस की वैल्यू क्या होगा? भुजाओं की परिमाप। अगर यहाँ पे मैं भुजाओं हैं को दिया गया है इसको अनुपात में, इसको मैं x से डिनोट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 3x
4x 5x डिवाइड बाई 2, ऊपर को करने से कितना हो जाएगा, ये 12x आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6x आ गया। ये क्या है, s की वैल्यू है। तो त्रिभुज का जो एरिया होगा उसको डेल से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा s अंडर रूट s माइनस 1 s माइनस b s माइनस c। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं s का वैल्यू कहाँ है, 6x, ये हो जाएगा 6x माइनस 3x 6x माइनस 4x 6x माइनस 5x, ये हो जाएगा 6x, ये इसको सॉल्व करने से आएगा ये 3x 2x और x, 3 18 18 36, ये हो जाएगा 36, x कितना है 1 2 3 4 की पावर 4। इसका वैल्यू हमको दिया है यहाँ पे 216 दोनों साइड का वर्ग, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा इसका 6 और इसको हो जाएगा ये x का स्क्वायर, 6 कम 6 वर्ग हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 36 6 x का x, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 6। तो यहीं पे आप x का वैल्यू 6 आंसर मार्क हमारा ये गलत हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो भुजा हमको दिया है 3x, तो 3x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 6 4 इंटू 6 5 इंटू 6, ये हो जाएगा 18 24 और 30, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 72 आपका ऑप्शन डी में है। चलिए आगे देखते हैं। 150 रुपये पर 8% की दर से उतना ही ब्याज जितना 800 रुपये में 3 वर्ष में 4 से 1/2% की दर से मिलता है, तो कितने वर्षों में मिलेगा। कहने का मतलब है 2 मूलधन दिया गया है, तो हमने बोला गया है कि ब्याज उतना ही मिलेगा। तो देखते हैं पहला इसमें P1 R1 T1 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू इधर हो जाएगा P2 R2 T2 डिवाइड बाई 100। P1 दिया हमको 150 150, R दिया है 8%, T हमको निकालना है नीचे में 100, इधर P2 दिया हमको 800, R दिया है, इसको करेंगे 2 चौक 8 और 1 9 9/2 और अपना टाइम दिया है 3 वर्ष डिवाइड बाई 100। ये 100 और 100 ऐसे ही कैंसल आउट हो जाएंगे, इधर से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 400, उसके बाद 1 0 1 0 यहाँ से कट जाएगा 8 8 5 6 40 5 5 3 15 3 से 3 कट जाएगा, सीधा T इक्वल टू हो जाएगा 9, T इक्वल टू हो जाएगा 9 वर्ष। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई हमको ज्ञात करना है। आपको पता होगा घन क्या होता है। घन एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। तो हमको क्या है, इसकी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। इसकी विकर्ण क्या है, ये है। चलिए देखते हैं। किसी भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसके साइड का एरिया, जैसे ये वाला साइड है, इसका एरिया हो जाएगा, अगर इसकी भुजा ए है, इसकी ये भुजा ए है, तो इसके एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। इसमें होता है 6 फलक, तो पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a स्क्वायर, जो दिया कितना है हमको 600। यहाँ से 6 और यहाँ से 6 कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, तो a इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा 100। तो a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 10। अगर इसका एक भुजा कितना आ गया 10, तो सीधा इसका विकर्ण का फार्मूला होता है a अंडर रूट 3।
ए का वैल्यू यहाँ 10 और हो जाएगा √3, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे देखते हैं। 0.57 बार का मान क्या है? किसी भी क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं जहां बार आ जाती है मतलब वो संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 57, कलर चेंज कर लेता हूं, विजिबल होगा आप लोग को। बार लगा है मतलब 57 रिपीट हो, इसको मान लेता हूं मैं x। अगर हम लोग को देख रहे हैं कि इसमें 57 रिपीट हो रहा है, दो संख्या है, तो इधर मैं गुणा कर दूंगा 100 का, और ये 57 इधर आ जाएगा पॉइंट में, और इधर हो जाएगा 57 ये हो जाएगा। इसमें क्या करता हूँ मैं, इसमें इसको माइनस करता हूँ, ठीक है। तो 100x में एक x माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 99x। इधर से ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारा 57, तो x की वैल्यू आ जाएगा 57/99। देखते हैं किसी ऑप्शन में होगा तो 57/99, ये है आपका बी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित ऑप्शन देखते हैं 78। निम्नलिखित में से कौन सा उनके मूल्य और अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम मतलब होता है बड़ा से छोटा जाना। तो देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करके देखेंगे, तो उसमें क्या होता है हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। जैसे कि 11 को गुणा करेंगे 5 से तो आ जाएगा 55, 9 को गुणा करें 7 से तो हो जाएगा 63। तो क्या होता है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये यहीं पे गलत हो गया। सेकंड में देखते हैं, ये यहाँ पे एज आगे है, उसके बाद ये आगे है, तो ये हो गया बड़ा, ये होगा छोटा, तो ये हो जाए गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, 11 का गुणा करेंगे 11 से तो हो जाएगा 121, 17 का गुणा 7 से करेंगे तो यह हो जाएगा 119। तो क्या है, बड़ा है छोटा है, चलिए ठीक है। 15 का गुणा कर 7 से तो यह आएगा 105, फिर 11 का गुणा करेंगे 8 से तो यह आएगा 88, यहाँ तक भी ठीक है। इसके बाद करेंगे 8 निया 72 और ये हो जाएगा 75, तो 121, 119, 105, 78, 72 हो गया। इसके बाद ये 75 हो गया, ये वाला संख्या बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो लास्ट का एक ही ऑप्शन बचता है, आपका ऑप्शन डी, यही आपका होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाता है। 1% को लिख सकते हैं हम लोग 1/100, या सीधा इसको बोल सकते हैं 0.5%। तो 5% को लिखेंगे हम लोग 0.5 डिवाइड में करेंगे 100, इसको दो संख्या खिसकाना है तो इसका आंसर हो जाएगा 0.005। ये है आपके ऑप्शन ए में। चलिए देखते हैं 80 क्वेश्चन। एक त्रिभुज है जिसका ए बी सी 3 कोने हैं और 3 साइड है। तो इसका ए बी का वैल्यू दिया है 6√3, ए सी का वैल्यू दिया है 12 और बी सी का वैल्यू दिया है 6। क्या करते हैं हम, तीनों भुजाओं का वर्ग करते हैं। जैसे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा 36 इंटू 3, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा 12 इंटू 12 इक्वल टू 144। बी सी का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जो आएगा 144 जो इक्वल है ए सी के। तो सीधा सीधा यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय है। इसका होना तब होगा जब हम कोई एक समकोण त्रिभुज बनाएं। समकोण हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अक्सर अब समकोण त्रिभुज के लिए ये वाला एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। आंसर में देखते हैं 90 कौन सा है, ऑप्शन
सी। ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। साथियों चलिए अब देखते हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अन्य से भिन्न है? देखिए यहाँ पर ये जो W दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है वाट। क्या होता है? वाट। और जब हम इसकी बात करें तो इसमें होता है जूल पर सेकेंड। क्या होता है? जूल पर सेकेंड। और बाकी सभी का क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल, जूल और जूल। तो ये क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है? ठीक है, आकाश में इंद्रधनुष। ठीक है, आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, उपरोक्त सभी के कारण प्रकाश में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए। सुमेलित क्या करना है अपने को? सुमेलित करना है विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, तो विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व का होता है अपने को विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है। ठीक है, नहीं इसका नहीं, माफ कीजिए, ये नहीं होगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत क्या होगा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर आइए चुंबकत्व। चुंबकत्व का होगा आकर्षण और प्रतिकर्षण का प्रभाव। फिर आता है फिलामेंट। फिलामेंट जो बल्ब में होता है जो कि विद्युत से गर्म हो जाता है, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। फिर आता है सुचालक। सुचालक वो होता है जिससे होकर के बिजली आराम से प्रवाहित हो पाती है। ठीक है, क्लियर है बात? तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। और आपका जो बी है, बी का हो जाएगा आपका फोर्थ। ए का सेकंड और बी का फोर्थ किसमें है? देखिए, तो ए का सेकंड और बी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है? यदि दो असमान द्रव्यों की गतिज ऊर्जा समान है तो भारी द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, तो संवेग अधिक होगा। क्या अधिक होगा? संवेग अधिक होगा। इसमें आपको याद रखना है क्या होगा? संवेग अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 में दिया गया है निर्देश, नीचे दिए गए। ठीक है, देखिए आपको दिया हुआ एस। एस देखिए दर्पण का सूत्र समतल दर्पण पर भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक समतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसका फोकल लंबाई अनंत होता है। क्लियर है बात? इसमें आपका ए सही है। क्या सही है? ए सही है। एज और आर दोनों सत्य है। ठीक है, और एज क्या है? आर क्या है? एज की सही व्याख्या करता है। क्लियर है प्यारे साथियों? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, कैलेमाइट। कैलेमाइन का होता है भैया ZnCO3। क्या होता है? ZnCO3। और जिप्सम का तो सभी को पता है CaSO4 2 टाइम H2O। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, चूने का पत्थर, तो ये तो बहुत कॉमन है, CaCO3। फिर आगे बढ़ते हैं, हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? ये लोहे का ही एक प्रकार होता है, और लोहा मतलब आयरन। आयरन क्या है? Fe2O3। क्लियर है बात? तो आप क्या देखेंगे? पहला का हमारा आ जाता है फोर्थ। ठीक है, और सेकंड का हमारा क्या आ जाता है? थर्ड। ठीक है, तो पहला का फोर्थ और सेकंड का थर्ड, पहला का फोर्थ और सेकंड का थर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में निम्नलिखित तत्वों में से कौन से एक ही आवर्त में आते हैं? देखिए, एक ही आवर्त में आते हैं। ऐसे बनता है वर्ग और आवर्त। क्या बनता है? वर्ग और आवर्त। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है भैया वर्ग। क्या होता है? ये वर्ग होता है। और ये क्या होता है? आवर्त होता है। क्या होता है? आवर्त होता है। क्लियर है बात? और आपको बताऊं कि इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, 10 होता है और 5 होता है। 2 किसका परमाणु क्रमांक होता है? हीलियम का। वैसे 5 और 10 तो ये सारे किसमें आते हैं? आपके इस वाले आवर्त में आते हैं। किसमें आते हैं? एक ही आवर्त में आते हैं। तो आपका ए, बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया गया है कि भाई केक बनाने में बेकिंग सोडा के साथ बेकिंग पाउडर के भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बात है। बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल होता है जो सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कर कड़वेपन को दूर करता है। दोनों सही है। ठीक है, तो इसमें ए और बी दोनों सही है, और जबकि यहाँ पर जो आर है ये क्या करता है? व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं NH42SO4। ठीक है, एक क्या है? देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? SO4। क्या लगा हुआ है? SO4। इसका मतलब क्या है? यह एक अम्लीय लवण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है हमारा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 में है क्या होता है जब एक अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को आपस में क्रिया कराए? देखिए ये होता है भैया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब वो क्या होता है? समान हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि विलयन के तापमान में वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल सही है। और लवण मतलब नमक बन जाता है और H2O बाहर निकल जाता है। तो आपका ये पहला वाला सही है और ये फोर्थ वाला सही है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 91 में है निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। ठीक है, अग्नाशय। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय से निकलता है भैया पेनक्रियास से आपका इंसुलिन। ठीक है, जो कि भाई शुगर इसके कमी की वजह से हो जाता है। अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन। फिर आता है थायराइड। थायराइड से भाई नाम से पता चल रहा है थायराइड से क्या है? थायरॉक्सिन। ठीक है, एड्रेनल। एड्रेनल के भी नाम से पता चल रहा है कि क्या है? एड्रेनालाइन। ठीक है, और पिट्यूटरी से क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन निकलता है, मतलब वृद्धि वाला हार्मोन पिट्यूटरी, जो कि मटर के दाने के समान होता है। क्लियर है बात? तो पहला ए का आपका हो जाएगा 2। ठीक है, और आपका बी का क्या हो जाएगा? बी का आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो 2 और 1 किस में देख लीजिए?
2 और 1 आपके डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का पावर हाउस है। तो ये तो बचपन में भी अपन पढ़ते आ रहे हैं बहुत समय से, लगभग 8वीं 9वीं से बताया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, विकास के संदर्भ में प्रजाति शब्द का अर्थ क्या है। तो भाई वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नई प्रजातियां बनती, बिल्कुल सही आंसर है। किसी प्रजाति का विलुप्त होना ये गलत बात है, किसी प्रजाति का अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूल होना ये भी गलत बात है, प्रजातियों का नए क्षेत्रों में प्रवास करना बिल्कुल गलत बात है। आपका यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या तात्पर्य। देखिए हीमोग्लोबिन का एकमात्र काम होता है, क्या करता है वो, भाई O2 को लेकर के जाता है सारे सेल्स तक और वहां से वापस लेकर के आता है CO2 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन दिया गया है, भाई ये O2 का भी दिया गया है परिवहन और CO2 का भी। तो वो O2 को लेके जाता है, ठीक है, हार्ट से, और वहां से भी क्या करता है, CO2 को वापस लेके आता है। तो यहाँ पर दोनों ही हो सकता है, लेकिन ज्यादातर संभावना है O2 के होने का। बाकी देखते हैं क्या होता है, हो सकता है क्वेश्चन विलोपित भी हो सकता है और आपका O2 को मैक्सिमम चांस है कि राइट आंसर ले ले। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए दावे और कारण को बताइए। मनुष्यों में निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियम, ठीक है, ट्यूब में होती है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, निषेचन के लिए शुक्राणु और अंडे का मिलन आवश्यक है और आमतौर पर गर्भाशय में होता है, ये गलत बात है बिल्कुल। ठीक है, तो आपका क्या है, मनुष्यों में निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब में होती है, बिल्कुल सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, एस सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एस सत्य है पर आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में दिया गया रंध्रों में स्टोमेटा में रक्षक कोशिकाओं की क्या भूमिका है। जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का परिवहन, रंध्रों में खुलने और बंद होने का नियमन, प्रकाश संश्लेषण। तो भाई ये रंध्रों में खुलने व बंद होने का नियमन क्या है, रंध्रों में खुलने व बंद होने का नियमन आएगा इसमें। ठीक है, 96 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है, पौधों में जाइलम की क्या भूमिका है। देखिए पौधों में जो जाइलम होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण नहीं, ठीक है, ये तो भाई क्लोरोफिल और पौधे के दूसरे अंगों में होता है, पत्तियों में। ठीक है, अब देखिए समर्थन और भंडारण, बिल्कुल ठीक है, समर्थन और भंडारण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और देखिए यहाँ पर आप ये देखें, जड़ों से पौधों में अन्य भागों तक पानी और खनिजों का परिवहन, ये भी तो सही है भैया, ये भी सही है, अभी क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, दोनों हो सकता है, बी और डी दोनों हो सकता है, लेकिन देखिए भाई यहाँ पे आपका क्या आंसर लेता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 98। ठीक है, निम्न पादप हार्मोन को उनकी क्रिया के साथ जोड़िए। ठीक है, ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या होता है, जो ऑक्सिन होता है ना, ये अंकुरण का काम करता है। किसका काम करता है, बीज अंकुरण का। तो भाई पहला का एक का पहला हो जाएगा जिब्रेलिन, तो सभी को पता होता है, ये कोशिका में बढ़ाव का काम करता है। फिर आता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन करता है कोशिका विभाजन का काम। और आता है एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल होता है विकास को रोकता है। क्या करता है, विकास रोकता है। तो पहला का ए मतलब लाइन से है कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है, 99 में फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। ये तो एकदम बहुत ही सिली क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में सभी को पता है कि भाई जो अंडाशय है वो क्या करता है, बाद में फल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एग्जाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बोला गया है, सही विकल्प चुने। क्या चुनना है भैया, देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रकाश में एक कथन एस और कारण आर दिया हुआ है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एक एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया है, बिल्कुल सही है, एंडोथर्मिक उष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, फिर आते हैं आर, प्रकाश संश्लेषण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और O2 में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण शामिल होता है, बिल्कुल सही है। एक और दो दोनों सही है और दो आपके एक की व्याख्या करता है। ठीक है, तो एक और दो दोनों सही है और आपका व्याख्या करता है कौन, आर, किसका, एएस का। क्लियर है बात। तो प्यारे साथियों, ये रहा आपका टोटल एनालिसिस जो हमने किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आप बिलासपुर में हैं या कहीं भी हैं और CGPSC और CG व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम बहुत ही लो कॉस्ट में आपको बेहतर उच्च शिक्षा देने की प्रयास करते हैं। ठीक है, ये हमारा बैच है चंद्र हाशमी एकेडमी, ये हमारे एकेडमी का नाम है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। ये हमारा CGPSC और व्यापम का ड्यूरेशन 1 ईयर, 1 साल में हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और फीस एकदम मिनिमम रखा है हम लोगों ने, एकदम मिनिमम। 1 टाइम पेमेंट में आपका 12,000 रुपए और 2 टाइम में आपका 15,000 रुपए। ठीक है, इसमें हम आपको संपूर्ण जो भी सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करा के देंगे। क्लियर सर, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टीज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज के यहाँ और प्यारे साथियों, जाते जाते आपको मैं एक बात बोलूंगा कि जल्द ही हमारा टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है। तो आप छत्तीसगढ़ में कहीं से भी हो, आप हमसे ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और जो भी बिलासपुर में होंगे वो हमसे ऑफलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो बस प्यारे साथियों, यहीं पे हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।